एजेंडा दूसरा है। 1 रुपए पर फिर आपको चलना पड़ेगा कि जब तक राहुल गांधी जो है पदयात्रा नहीं किया था तब तक उसकी स्वीकार्यता नहीं थी। सब कहते थे गोल्डन स्पून लेके मुंह में पैदा हुआ। इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर में ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे साथ जो वार्ता करने के लिए जिस शख्सियत से मेरी मुलाकात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र प्रताप राणा जी। महेंद्र प्रताप राणा से मेरी मुलाकात 2014 में हुई थी। एक किताब इनकी थी, वो किताब थी बहुजन स्वराज घोषणा पत्र, और उसके बाद ये किताब हमेशा ये छापते रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से जो पूरे भारत के लोगों को जो संदेश देना चाहते हैं, उस संदेश का कितना लाभ हुआ है, मैं खुद आपसे ही जानना चाहता हूँ कि उस घोषणा पत्र के ज़रिए से कितना लाभ मिला है। देखें, बहुजन स्वराज घोषणा पत्र विशेष तौर से जो पहली बार छपा 2014 में, फिर 19 में, फिर 22 में, 26 वाला 10-15 दिन के अंदर वो छप के आ जाएगा। यह एक बौद्धिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी जो है कह सकते हैं कि उनको इकट्ठा करने के लिए एकेडमिक क्षेत्र में, और इसमें जो काम करने वाले या जो लिखने वाले, जो सपोर्ट करने वाले हैं, वो यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर हैं। मेन इसका उद्देश्य है कि बहुजन स्वराज घोषणा पत्र नाम से ही बड़ा मतलब सब लोग परिचित होंगे कि किस तरह से बहुजन स्वराज घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज लोग गोल मटोल बोलते हैं। अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक में तो जैन भी होते हैं, अल्पसंख्यक में जो है सिख भी होते हैं, अल्पसंख्यक में पारसी भी होते हैं। तो लेकिन उनकी दशा जो स्थिति है वो आज देखने की बात है कि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो कहीं से आर्थिक तौर से या सामाजिक तौर से ना उनका बहिष्कार होता, ना आर्थिक तौर से वो पिछड़े हैं। लेकिन मुस्लिम समाज, आज आपको उनके दशा को देख लीजिए तो मुस्लिम दशा यही स्थिति है कि मुस्लिम समाज की पूरे देश में कहीं कहीं ले लें कि 14%, तो ये 14% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की तो पूरे देश की है, जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 2005 की बनी हुई है, और वो आज तक लागू नहीं हुई है। तो ये जो बहुजन स्वराज घोषणा पत्र केवल उनके लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और मुस्लिम, ओपनली, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अगर अल्पसंख्यक में सबसे ज़्यादा कोई दबा कुचला पिछड़ा है तो मुस्लिम समाज है। राजनीतिक दलों के लिए भी यह बहुजन स्वराज घोषणा पत्र एक संदेश है, एक उनके लिए एजेंडा है कि आप अपने एजेंडे को कैसे लागू करने में भूल कर रहे हैं। और उनको बार बार यह चेतावनी है, उनको बार बार ये याद दिलाता है बहुजन स्वराज घोषणा पत्र कि आप जो है इन समाजों की अनदेखी नहीं कर सकते। और इस बहुजन स्वराज घोषणा पत्र में करीब करीब 900 से ज़्यादा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं हैं, और जिसमें बड़ी ही मतलब एक तरह से कह लें कि चौंकाने वाले जो सूचनाएं आई है कि भारत सरकार के अधीन 76 मंत्रालय हैं। 76 मंत्रालयों में आज की तारीख में 29 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें कोई शेड्यूल कास्ट नहीं, शेड्यूल ट्राइब नहीं, बैकवर्ड नहीं, मुसलमान नहीं। ये राजनीतिक दलों के लिए एक सोचने का विषय है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूँ कि देखिए, यह एक स्लोगन देने में, एक नारा देने में कि हम 85% की भागीदारी कहाँ, और जो लोग आज हम कहते हैं 10% से ज़्यादा 8% होंगे। और जब मैं हिंदू कहता हूँ तो मैं बड़ा स्पष्ट है मेरा कि हिंदू का मतलब है ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया। मैं इन 3 के सिवा चौथा कोई हिंदू नहीं बनने के लिए, तो आप देखें कि 90% पिछड़ा वर्ग अपने आप को हिंदू लेकर के बन करके, और आज पूरे देश में जो उन्माद फैला जा रहा है उसमें आप पाएंगे कि जितने भी होंगे, करीब करीब मैं कह रहा हूँ कि एक भी आप ये नहीं पाएंगे जिसमें ब्राह्मण हो या ठाकुर हो या बनिया हो आगे लेकर के घूम रहा हो, तलवार लेके, लाठी लेकर के, जो भी वो हथियार यूज करते हैं।
उसमें अधिकांश होगा पिछड़ा वर्ग होगा, उसमें अधिकांश होगा शेड्यूल कास्ट होगा। ये लोग हैं ये मुसलमानों के खिलाफ। शेड्यूल कास्ट जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ स्पष्ट होना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट में चमार बिरादरी जो होती है उत्तर प्रदेश में, जो टोटल शेड्यूल कास्ट बिरादरी की आबादी है उसकी 60% आबादी जो चमार की है, बाकी 40% में सारी बिरादरियाँ शेड्यूल कास्ट की हैं। मैं इन सभी लोगों को ये कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि 100 में 100% शेड्यूल कास्ट एकदम बिल्कुल निकल चुके हैं। हो सकता है चमारों में भी 1-2%, 1% हो जो उस तरह की विचारधारा रखते, लेकिन अधिकांश जो मेजॉरिटी मैं कहूँगा कि 90% यह बिरादरी जो भाजपा आरएसएस के विरोध में खड़ी रहती है। और यही समाज है जिसने बहुजन समाज पार्टी के सत्ता का भरपूर उपयोग किया। बहुजन समाज पार्टी ने इनको आवाज़ दी, इनको सम्मान दिया। सम्मान तो उन्होंने सबको दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो निकल नहीं पाए उस चीज़ को, कि वो वही सोचते थे कि नहीं बहुजन समाज पार्टी तो चमारों की पार्टी है, इसमें जाने से बेहतर है कि हम राम की पार्टी चाहे भाजपा में हो चाहे कहीं पर भी हो पड़े रहें। जबकि ऐसा नहीं था। बहुजन समाज पार्टी आज जो भी स्थिति है उस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं कि आज उनकी स्थिति कितनी बुरी है, बीएसपी की कौन जिम्मेदार है, ये मुद्दा नहीं है। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं ना कि बहते हुए पानी की तरह है। आज कुछ और होगी, कल कुछ और होगी, परसों कुछ और होगी। और जो बहुजन समाज पार्टी ने जो कर दिया, आज नहीं करे कोई बात नहीं, अब तो उस समाज के बहुजन समाज के लोगों को यह सोचना है कि हम उस बहुजन समाज की, या मान्यवर कांसी राम एक ऐसे नेता थे जिनको किसी की औकात नहीं है कि जो आज भी निंदा कर दे। जैसे छोटी छोटी जातियाँ थीं, मान लीजिए पाल बिरादरी है, गणेरिया बिरादरी है, मौर्या बिरादरी है, राजभर बिरादरी है, उसमें निषाद बिरादरी है, सैनी बिरादरी है, जितनी छोटी छोटी जिसको संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो नगड़े थी। लेकिन उन बिरादरियों में नेतृत्व पैदा करने का काम जो किया बहुजन समाज पार्टी, विशेष तौर से मान्यवर कांसी राम ने, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, पूरे देश को नाप डाले, जिनका आज भी अपना कुछ नहीं, न परिवार, न घर, न खून, न खानदान, कुछ नहीं, सब खत्म। लेकिन इतिहास जो उन्होंने बनाया, जो लकीर खींच दिया, वो किसी की औकात नहीं कि उस इतिहास को कोई मिटा दे। और आज़ाद भारत में मैं कहूँ 77-78 साल के इतिहास में आज भी सामाजिक कोई समाजशास्त्री है, समाजशास्त्री तो बहुत लोग हैं जो किताब सोशल साइंस में लिख डालते हैं, लेकिन जिसने प्रैक्टिस किया उस समाजशास्त्र को, वो है मान्यवर कांसी राम। इकलौते नेता है पूरे देश के जिन्होंने मुसलिम समाज को इकट्ठा किया, जिन्होंने एससी में सारी बिरादरियों को इकट्ठा किया, मुसलमान में सारी बिरादरियों को इकट्ठे किया, प्रतिनिधित्व करके दिखाया। तो असली तो बहुजन समाज उसी समय से बनना शुरू हुआ। लेकिन बीच में कुछ असामाजिक तत्व कहिए जो हिंदुवादी फोर्सेस उसमें घुस करके कैसे कैसे बसपा ख़त्म हुई या एकदम खात्मे के कगार पर, एक अलग इशू है। मुद्दा ये है कि तमाम राजनीतिक दल हैं वो बात करते हैं, आज उस समय के नहीं, वो समय बदल गया। खुल के बोलिए आप किसके साथ भाई। अगर हम मार खा रहे हैं, एक दशक हम और मार खाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं, हम तैयार हैं, लेकिन खुल के बात होनी चाहिए कि भाई मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कितना है। कोई दल बता लिए, मैं किसी दल का नाम नहीं, भाजपा से तो उम्मीद ही मत करिए मुस्लिम समाज के बारे में। ऐसे स्थिति है कि जो कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अब तो बहुत पुरानी हो गई, 20 साल से ज़्यादा हो गई, लेकिन 20 साल के बाद उनकी स्थिति कह लीजिए और बुरी हुई। शिक्षण संस्थाओं में मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व तो आज 1% से भी हायर एजुकेशन में कम है। क्या वो देश के नागरिक नहीं है? दूसरी चीज़, जहाँ रोजगार में कहिए, मुस्लिम कौम एक ऐसी है जो आपसे रोजगार नहीं मांगती। कभी उसने संघर्ष किया ही नहीं कि हमको आरक्षण दे दो, हमको रोजगार दे दो, हमको कुछ दे। वो समाज कहता है भाई शांति व्यवस्था बनाए रखो, हम अपने से अपना संघर्ष कर लेंगे, हम संघर्ष करके अपना ज़िंदगी चला लेंगे, हम अपनी रोजी रोटी मुहैया अपना कमा लेंगे, खा लेंगे, अपना परिवार पाल लेंगे। लेकिन आप उसके पीछे हिंदू मुस्लिम। और आज मुझे सबसे बड़ी जो त्रासदी है इस पूरे देश की, मतलब केवल उत्तर प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी है, और उत्तर प्रदेश नेतृत्व कर रहा, कि पिछड़े वर्ग में कोई जन जागरण जागरूकता अभियान नहीं है। मैं अगर ऐसे कहूँ कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ, ये तो क्या बोलते हैं, अभी मनाई गई दिवाली मनाई गई 2-3 दिन पहले, तो क्या कि
राम जो है किस पर विजय पर आए थे, तो उनके जो है पहुँचे थे अयोध्या में, तो उनको स्वागत में इतने दीप जलाए गए। ये तो दिवाली तो पड़ी अक्टूबर महीने में, और राम देख डालिए पूरे के पूरे स्रोतों से तो वो अक्टूबर में नहीं बल्कि राम तो लौटे थे वहाँ पर अप्रैल महीने में। तो ये कहाँ से विरोधाभास चल रहा है, कैसे कैसे पिछड़ों को समझाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। और नेतृत्व, मैं इसको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व को मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछड़ी जातियों की या शेड्यूल कास्ट की भी, मुस्लिम समाज को भी थोड़ा सा मैं अलग रखता हूँ कि मुस्लिम समाज अपने आप सभी से दबा हुआ है, और उसमें जो है चाहे वो एससी हो वो भी कुछ न कुछ है उसका, एसटी हो उसका भी कुछ न कुछ है, बैकवर्ड का भी है। सब क्षणिक लाभ के लिए भाजपा की वो करते हैं। और इस समय जो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मान्यवर कांशीराम कहा करते थे, इट इज़ बेटर टू बिकम हेड ऑफ द कैट रादर देन बिकमिंग टेल ऑफ द लायन, कि आपको बनना है तो बिल्ली का धड़ा बनिए। बिल्ली छोटी होती है, छोटा जानवर है, लेकिन वो चौकन्ना रहती है अपने बारे में कि मेरा शत्रु कहीं से मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करता। लेकिन अगर आप ये और कहते हैं बेटर टू बिकम हेड ऑफ द कैट रादर देन बिकमिंग टेल ऑफ द, उसकी अपेक्षा कि शेर की पूंछ बन जाइए, तो शेर की पूंछ जितनी भी कितनी भी लंबी हो जाए लेकिन वो कभी ताकतवर नहीं हो सकती। तो सारे राजनीतिक दलों में हमारे लोगों की, बहुजन समाज की स्थिति यही है कि टेल ऑफ द लायन, यानी शेर की पूंछ की तरह है, जो लंबी तो होती चली जा रही लेकिन ताकतवर नहीं हो रही। तो आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है, डरना नहीं है। हम कोई चोरी थोड़ा कर रहे हैं, हम तो अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं भाई। और खुल करके मैं ये भी आप लोगों से कह रहा हूँ कि समय बहुत नज़दीक ही आप लोगों को घोषणा करूँगा, और हमारे जितने भी सहयोगी लोगों को घोषणा करेंगे कि एक सम्मेलन ऐसा हो जिसमें सारे दल के जो नेतृत्व उनको बुलाया जाए। एजेंडा हमारा होगा कि भाई आप ये बताइए कि 15% अगर सच्चर कमेटी के, हम मान लेते हैं 15 है, होगा 14.2% होगा। आज 15 हुई होगी, देश की आबादी बढ़ी है तो फिर उनकी भी तो बढ़ी होगी। तो 15-16 राष्ट्रीय पैमाने पर, राज्यों में कहीं कहीं तो उनकी आबादी 35% है। केरल ओरल में चले जाइए तो वहाँ तो 34-35% है। आसाम में चले जाइए, खुल करके कहिए कि आप उनके अधिकारों की बात करेंगे कि नहीं करेंगे। नंबर 1, उनकी नौकरियों में बात करेंगे कि नहीं। नंबर 2, शिक्षा में उनकी बात करेंगे कि नहीं। नंबर 3, तो इस तरह से उस पर हम लोग चर्चा करने का एजेंडा हम लोग तैयार कर रहे हैं। और कहीं से भी किसी दल को जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, हम जो है सब कुछ ठीक ठाक कर लेंगे, उनके यहाँ से कोई ऐसा एजेंडा मुझे अभी नहीं आ रहा जिसमें मैं ये कह सकूं कि खुल के कहें कि भाई पिछड़ों की आबादी अगर 52% है तो हम 52% चाहिए हमको, सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में, जितने भी हैं उसमें हमको चाहिए। वो कहीं से बात ही नहीं आ रही। दूसरी चीज़, जब आपके पास एजेंडा ही नहीं है, और अति पिछड़ा वर्ग जो हम बात कर रहे हैं वो कहता है कि भाई यहाँ पर जो चलता है उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में अगर कहिए तो हर आदमी एक बना दिया गया है कि यादवों से सब डर रहे हैं, यादव बनाम दूसरी पिछड़ी जातियाँ। यहाँ दूसरा बना दिया गया, एक नैरेटिव सेट हुआ कि चमार बनाम दूसरी शेड्यूल कास्ट की जातियाँ, कि जब बीएसपी सरकार आई सारा आरक्षण चमार ले गया, मुलायम से आई या लालू की सरकार आई सारा आरक्षण यादव ले गया। अगर हम लोग इस बात को सही मान लें तो मैं कहता हूं कि तब तो आरक्षण जो है पिछड़े वर्ग का 27% पूरा हो जाना चाहिए। तो आज अभी तक 5-6% क्यों हुआ है क्लास 1 में, क्लास 2 में भी 7%। और इस शिक्षण संस्था में तो उनकी स्थिति जो शेड्यूल कास्ट से भी बुरी है भाई, क्योंकि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण तो आज़ादी के बाद से चल ही रहा, एकेडमिक में भी था। यहाँ इनके पास कोई संसाधन नहीं। अब जो 2008 के बाद से इनको थोड़ा मोड़ा मिलना शुरू, तो इसलिए एक जागरूकता के अभियान की ज़रूरत है। अब मैं तो कहूँगा कि नेतृत्व को जगाने की ज़रूरत है। गांव का आदमी जगा हुआ है। नेता जो है, बीजेपी की सरकार ने एक काम किया, जातिवाद को इतना बढ़ा दिया कि मेरा नेता अगर मेरे समाज की हत्या कर रहा तब भी मैं नहीं बोलूँ, क्योंकि मेरी जाति का। एक समय था कि जाति का नेता, जब जाति का वर्चस्व कम इस तरह से खुल के आता था तो शुरू से ही, जब से ये सब चीज़ें हुई हैं तब से ये चल रही है जाति का मामला, जाति का धंधा। तो मैं कहता हूँ उस धंधे को रोकने के लिए पहले इनके नेतृत्व को समझाया जाना चाहिए। 1 सम्मेलन, 2 सम्मेलन, 3 सम्मेलन, और ये कह लीजिए 26 से पहले 26 तक में कर देने,
क्योंकि 27 में फिर चुनाव, ताकि एजेंडा मैं कह रहा हूँ गाजीपुर में जैसे आप लोग हैं और इधर कपिल देव केसरी जी हैं जो इतने बड़े मतलब एक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में माने जाते हैं, सभी लोग मिल करके एक एजेंडा बनाइए। और देखें, मेरी अपनी सोच है, उद्योगपति अगर पैसा देगा या पद यात्रा करें, साइकिल यात्रा करें, उसका एजेंडा दूसरा है। 1 रुपए पर फिर आपको चलना पड़ेगा कि जब तक राहुल गांधी जो है पद यात्रा नहीं किया था तब तक उसकी स्वीकार्यता नहीं थी। सब कहते थे गोल्डन स्पून लेके मुंह में पैदा हुआ, लेकिन राहुल गांधी को समझ में आ गया कि जनता से जुड़ो तभी कुछ बात बनी। और पिछड़े वर्ग और दलित नेता क्या कर रहे हैं, जनता से जितने दूर रहो उतने ठीक है। तो जनता से दूरी बना के आप चुनाव नहीं जीत पाएंगे 27 का, चाहे जो लोग भी हो। इसलिए उसका एजेंडा आपको जुलाई अगले मतलब 26 के 2 महीने 3 महीने के अंदर एजेंडा आपको दे देना। एजेंडा ये खुल के बोलो, बेशक भाजपा एक टर्म और आ जाए, हमको उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एजेंडा गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए। आपने इतनी अच्छी किताब निकाली है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किताब के माध्यम से आपके निकलने के बाद जो भाजपा में हैं, सपा में हैं, जो शेड्यूल कास्ट के नेता हैं या ओबीसी नेता जब अपने आप को बनते हैं, क्या उस किताब को देखते भी हैं? देखते हैं, और देखने के बाद देखा, एक तो ये होता है कि अनजाने में किसी गलत घर में हो, लेकिन जो जानबूझ के उसमें घुसे हुए हैं उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। और पाव वहाँ भी कुछ नहीं रहा, वहाँ भी लाते ही खा रहे हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को है कि अनपढ़ा आदमी, जिसको हम अनपढ़ा न कहें, उसी के पास ज्ञान है, जो गांव में रोज़मर्रा की चीज़ों से संघर्ष कर रहा है, डेली की चीज़ों से संघर्ष कर, असली चीज़ तो वहाँ है, वो किताबें पढ़ रहा है। हमारा नेता कहता हम सब जानते हैं, जानता हो सच में कुछ नहीं है, उसको पढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं बताऊं कि एक 1942 में एक सम्मेलन हुआ था अम्बेडकर के नेतृत्व में, जबकि वो महिला सम्मेलन था। वो रिकॉर्ड में है कि उस सम्मेलन में नागपुर में 30,000 महिलाएं थी। बताइए उस जमाने में 1942 में अनटचेबल महिलाएं, अछूत महिलाएं या आज के अनुसूचित जाति महिलाएं, अंबेडकर उस सम्मेलन में पीछे बैठे थे। इतने बड़े वो होकर के, विद्वान हो, वैज्ञानिक होकर के और समाजशास्त्री होकर के, उसकी जो है अध्यक्षता कर रही थी श्रीमती सुलोचना डोगरे। महासचिव थी कौशल्या वैशंत्री। और कौशल्या वैशंत्री की मेरी भी किस्मत रही कि मैं उनके साथ काम किया, उनके साथ वो मरी अभी 7-8 साल पहले। तो आज के नेतृत्व में ये मत सोचिए कि मुख्य अतिथि फलाने हैं, मुख्य अतिथियों को पीछे बैठाइए, वो आए नए आए, कार्ड जाए, न्योता जाए, उसमें लिख दिया जाए भाई मुख्य अतिथि सभी मंच पे नहीं, मंच से नीचे बैठेंगे। आम जनता से बात आने दीजिए, तब बात बनेगी। और निश्चित तौर से बहुजन स्वराज अभियान तो जिस लेवल पे हुआ है उसका फ़ायदा कम से कम लोग, वैसे बेशक को नहीं कोई कहेंगे, लेकिन कहें साहब आपने लिखा तो बहुत बढ़िया, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं चलो यार बहुजन स्वराज अभियान कुछ काम कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बेइज्जती के तहत हमारे माननीय अखिलेश जी को जब वो आपके गद्दी छोड़ी और उस मकान का जो हश्र किया गया, उसके बारे में बहुत कम ढंग से अखिलेश जी बोलते भी हैं और उनके लोग भी बोलते नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। जी जी, देखें, मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश जी को ये गलतफहमी दूर हो गई को सवर्ण है, क्षत्रिय है या हिंदू है। और जो आपने ये चर्चा किया है, विषय उठाया है कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनके घर को धोया गया, पवित्र किया गया हिंदू रीति रिवाजों संस्कारों से, उतना ही नहीं है सर। अभी जब लोकसभा का चुनाव लड़ने से पहले नॉमिनेशन कन्नौज में करने गए थे, जिस मंदिर में पूजा किया उस मंदिर को धोया गया। हाँ, कन्नौज में, अभी इस लोकसभा के चुनाव के पहले। तो अब जो है कि मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी ज़रूरत है, धोया गया तो इसकी तो बताया भी तो नहीं अपने लोगों की, हाँ, धोया जा और ये छिपा रहे हैं लोग, छिपा रहे हैं। लेकिन अब उनके अंदर थोड़ी एक चीज़ आई है, मैं कहता हूँ 10% परिवर्तन आया है। अब वो समझने लगे कि यार मैं भी लगता है कि जैसे 24 कैरेट का सोना होता, हिंदू ब्राह्मण जो 24 कैरेट, मैं 24 वाला नहीं हूँ, मेरा तो कोई कैरेट ही नहीं है। तो पिछड़े वर्ग में यह चीज़ें छिपा करके नहीं चलनी चाहिए। दूसरा, अभी आपने सुना होगा मिर्ज़ापुर में
विश्वकर्मा समाज का जातीय बहिष्कार हो रहा है कि उनको पानी तक गांव में नहीं लेने दिया। बदायूं में आ जाइए, बदायूं में अभी बड़े पैमाने पर जो है मौर्य समाज के साथ वो इसी तरह का हो रहा। आप उन चीज़ों से आंख मत बंद करिए। और दूसरी चीज़, जब अभी एक हरिओम नारायण जो मारा गया है, जिसकी मॉब लिंचिंग हुई है, पहले मुसलमानों के साथ होती थी, अब दलितों का नंबर है, वो भी शुरू हो गया। मॉब लिंचिंग में मैं कह रहा हूँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं मॉब लिंचिंग हुई, फिर वो आईपीएस अधिकारी जो है वही पूरन कुमार के हत्या हुई, उन्होंने आत्महत्या किया। उसके बाद एक और वीडियो आया। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में अगर इतना बड़ा हम कह रहे हैं अपोजिशन है, तो अपोजिशन की कोई जिम्मेदारी होती थी ऐसे मुद्दों पर बोला? कहीं अपोजिशन धरना प्रदर्शन करे? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, कहीं हुआ? मेरे नहीं समझ। इसका मतलब ये है कि अपोजिशन में जो किसी भी राज्य में, मैं किसी स्पेसिफिक अकेले राज्य की बात नहीं कर रहा, वो ये सोच रहे हैं कि भाई एक न एक दिन तो भाजपा को लोग हराएंगे, तो जब एक दिन हराएंगे तो बचा कौन? वो मैं बचाऊँ, तो मैं सरकार में आ जाऊँगा। वो संघर्ष नहीं कर रहा, उनके पास एजेंडा नहीं, वो विज़न से जीरो है। तो यही इंतज़ार है कि आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। एजेंडा अगर मैं तारीफ़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कर रहा हूँ, एजेंडा सेट कर रहा है राहुल गांधी कर रहा है, अकेले राहुल गांधी। वो भी मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में राहुल गांधी और राहुल परिवार को अगर हटा दिया जाए तो कांग्रेस पूरी की पूरी भाजपा की टीम है। मैं कह रहा हूँ कोई बुरा माने अच्छा माने, सच्चाई है। जैसे लोगों ने एक लोगों ने मुझसे कहा कि आपने कोई इंटरव्यू दिया है बहुजन समाज पार्टी पर, उसको कह दिए डिलीट कर। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ें, मैं तो कह रहा हूँ कि अब पूरे दलित समाज को, मुस्लिम समाज को एक रीथिंकिंग, पुनर्विचार करने की ज़रूरत है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के सबके अंदर एक सोच है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी थी, अगर आज अच्छी नहीं है, विकल्प बना लीजिए। विकल्प बना करके सर, अगर 403 पे इसलिए नहीं मुझे चुनाव जीतना, इसलिए कि एजेंडा सेट करना। आपने कहा अभी कि बहुजन कांग्रेस पार्टी में जो है बीजेपी की अक्सरियत अभी भी है, तो क्या यही वजह है कि कभी कभी आपके राहुल गांधी जी हैं वो उखड़े हो जाते हैं जहां उनका कोई जनाधार नहीं है? ऐसे यूपी में आए और इसे कितनी जनाधार है, बिहार में जाएं कितनी जनाधार है। जो जनाधार यूपी में है अखिलेश की है, जो जनाधार आपका बिहार में है लालू की, तेजस्वी की है, उसको मानते नहीं हैं और अपनी हठधर्मी शुरू करते हैं। असल बात उसमें कहते हैं कि राहुल गांधी अपने पार्टी के लोगों से ही असहाय है, सच्चाई ये है। और जब वो एक नाम लोग यूज करते हैं, हालांकि मैं उस चीज़ को नहीं करता, कि बीजेपी सत्ता में है और बीजेपी सत्ता में बीजेपी अपना ही चुनाव नहीं लड़ती, बीजेपी अपोजिशन का भी चुनाव लड़ती है, बीजेपी अपोजिशन को भी फंडिंग करती है। और नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, किसी विधानसभा की बात हुई है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से भाजपा के विधायक हैं, क्या कि बड़े पैसे वाले हैं, बड़े रुपए वाले हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाजपा से किसी तरह से मनाकर अपनी पार्टी में ला लें, तो वो चुनाव जीत जाएंगे। मैंने कहा ये तो बात सही है। और उसके बाद जो है कि इस तरह के जब आपकी सोच है, तो आप, इसका मतलब है कि आप वहाँ से इकट्ठा करो, यहाँ से इकट्ठा करो। जैसे अभी जितने लोगों को कांग्रेस में वो किया जा रहा, बिहार में जैसे राजेश राम है, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ के अखिलेश सिंह जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो चलने ही नहीं दे रहा है, हर जगह वो अपनी कर रहे हैं। दूसरी चीज़ अभी मानसिकता का सवाल है। कांग्रेस में जैसे उत्तर प्रदेश में, क्या कांग्रेस में अजय राय किसी भी सूरत में शेड्यूल कास्ट के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये जातीय का वर्चस्व का तोड़ने का संदर्भ। भाजपा के विधायक रह चुके हैं भाजपा, हाँ, अजय राय भाजपा के 2 बार विधायक रह चुके हैं, भाजपा के जरिए रहे। हाँ, तो जिसके देखें, कहते हैं ना जिसका जुड़ाव जहाँ है वो तो वहाँ से जड़ तो वहीं रहेगी। भाई खाना पानी जहाँ से हमको मिला है तो हम तो उसी का गुण गाएंगे कि भाई उनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से तो हम रहे नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी यहाँ पर कुछ न कुछ, हमारे साथी लोग ये मीडिया चैनल चेक करके गालियाँ भी देंगे कि कुछ लोग कूद करके बहुजन समाज पार्टी को गाली दे रहे हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों को। अब गाली देने का समय नहीं रह गया। ब्राह्मणों को कभी आपने सुना एक ब्राह्मण दूसरे को गाली दे रहा है, ठाकुर एक दूसरे को गाली दे रहा है, बनिया एक दूसरे को? कहते नहीं यार,
है तो हमारा भाई, हम दूसरा दल बना लेंगे। आप क्यों नहीं हिम्मत कर रहे हैं? विश्वविद्यालय में बैठे बैठे जो वो कर रहे हैं आप लोग खुराफात, आप एक वोट तो बना नहीं पा रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में 2 वोट बसपा का तोड़ दे रहे हैं, इसीलिए ये जो है मजबूत हो रहे हैं इस तरह की ताकतें। आप मत करिए, पूरे देश की जिम्मा लीजिए। एक विधानसभा में हरा दीजिए उनको, बीजेपी को, एक लोकसभा में बीजेपी को हरा दीजिए, तो देखिए निश्चित तौर से समीकरण बदल जाएगा। आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं आप? संदेश ये मैं देना चाहता हूं कि बहुजन समाज को अपने नेतृत्व पर, अपने कंधों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर वो अपने पर विश्वास नहीं रखेगा, ये सोचेगा कि उसका सवर्ण कोई वो करेगा उसकी मदद, को कतई वो गलतफहमी का शिकार है। अपने अंदर नेतृत्व, मैं कह रहा हूँ बहुजन समाज जब मैं कह रहा हूँ तो शेड्यूल कास्ट के में जितने हैं उनके में अपने नेतृत्व पैदा करना की ज़रूरत है मजबूती के साथ, लेकिन बिकाऊ नहीं बनना, टिकाऊ। ऐसे ही आपने कह रहे हैं, सही बात है। भाजपा के अंदर में तो ऐसे ही आप समाज के लोग रहे जो शेड्यूल कास्ट की सीट पे जीतते हैं लेकिन मुँह चिप्पी सदे रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? वो पार्टियों के गुलाम हैं। हाँ। वो पार्टियों के गुलाम, वो देखिए मैं वो उसमें भी मेरा अनुभव है। नगीना से एक सांसद थे, मैं नाम लेके बोल दे रहा हूँ। वो जो सांसद थे, ये वर्तमान सांसद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा साहब देखिए हम लोगों की स्थिति तो बड़ी ख़राब है। सांसद वो बीएसपी से भी रहे हैं, उसके बाद वो जो है भाजपा से भी रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों आपकी स्थिति? अरे साहब हम लोग तो किसी तरह से महीना गुजारना मुश्किल हो जाए। मैंने कहा तब आप तो जो है छोड़ दीजिए, सांसद ही आ जाइए, मैं ही आपका पेट भर दूंगा भाई। वो पार्टियों में 5 साल तक देखिए कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला कोई पार्टी में कोई पार्टी बर्दाश्त ही नहीं करेगी। जिसकी स्वतंत्र सोच होगी, जिसको कुछ एजेंडा का पता होगा, जिसको कुछ करने का सपना होगा, उसको कभी ये लोग बढ़ने नहीं देंगे। तो क्या ये सच्चाई है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें जो है शेड्यूल कास्ट या सही मानो जो ओबीसी के सही मानो जो लीडर है इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग? बिल्कुल नहीं करेंगे, गुलाम चाहिए उनको, और वो उसी को यस मैन चाहिए कि हाँ जी जो कह रहे हैं। नहीं तो ये बताइए कि 403 की विधानसभा में कितने लोग होंगे? लगभग 80-85 तो होंगे ही। 80-85 शेड्यूल कास्ट में एक को तो बोलना चाहिए था, एक का भी तो जमीर वो साथ दे देता, सबका जमीर मर गया। और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, वो इसी चिंता में डूब रहे हैं कि मेरा अगला टिकट कट जाएगा, इसलिए उनके ऊपर कोई विश्वास, गुलामों से कभी शासन नहीं। मैं जो कह रहा था कि 85%, ये गिनने में बड़ा अच्छा लगता है 85%, लेकिन तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन, तुम्हारी औकात क्या है 15 से कैसे तुम मुकाबला करो? और कमज़ोर समाज का यही एक निशानी है कि उसको बांटने के लिए 100 रुपये 200 रुपये एक क्या बोलते एक पाउच के दारू में और एक कच्ची उसमें के एक आधा किलो चिकन मिल जाए उसने बिक जाता। उसको कल की चिंता नहीं है, उसको समाज का, उसको पता ही नहीं समाज क्या चीज़ है। इसलिए पार्टियों में जो लोग, और सबसे बड़ा तो मैं कहता हूँ गुलाम नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा अपॉर्चुनिस्ट अवसरवादी जो पढ़ा लिखा आज का, वो सबसे ज़्यादा अवसरवादी, वो अपने फ़ायदे के भी चक्कर में है। वो सोचता है मैं नेता भी बन जाऊँ, वो सोचता है मैं पढ़ा भी लूँगा, मैं इंजीनियर भी रहूँगा, मैं डॉक्टर, दोनों साथ साथ नहीं चलता। इसलिए कांसी राम की तर्ज पे एक नहीं, मुझे सैकड़ों कांसी राम शेड्यूल कास्ट में भी चाहिए, मुसलमानों में भी चाहिए, बैकवर्डों में। आज जब तक लालच छोड़ करके आदमी अपने संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाएगा तब तक ये समाज खड़ा नहीं हो पाएगा। देखा आपने, सही आपने कहा, जब तक काशी राम की तरह से हर समाज में लोग नहीं आएंगे, लालच छोड़ करके नहीं जाएं, जो रहेंगे जैसे दूसरा पार्टियों में हैं, वो समाज को डुबा रहे हैं, समाज को गर्क में कर रहे हैं। और समाज को सोचना पड़ेगा अब कि ऐसे जो लोग हैं कैसे उनसे दूरी बना करके ऐसे नेतृत्व को पैदा किया जाए जिस तरह से काशी राम का नेतृत्व हुआ था। उनसे सबक लेनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए, तभी देश कुछ बच सकता है। वरना दोबारा ये कोशिश की जा रही है कि मनुवाद किस तरह से यहाँ कायम होगा, उसकी पूरी कोशिश शुरू कर दी गई है। लेकिन आपका किताब देखने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी क्या पोजीशन है। इसलिए सबसे मेरी गुजारिश भी है कि आप इस किताब को ज़रूर लें। बहुजन स्वराज घोषणा पत्र जो है 2026 के भी आने वाला है, तब आपको मालूम होगा कि हम किस हाल में हैं और क्या हमारी पोजीशन है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।